क्षमा होता को 2 भागों में बांट चुके हैं। वहाँ कागज क्यों रखा है? अच्छा, तो एक बाटे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा तो आपको मैंने स्ट्रक्चरल के बारे में बताया था कि बेटा बंध के प्रबंध के बदलने से ये होती है और जब होगी तो ये 5 तरह की होगी। तो पांचों की लिस्ट बना दिए। अब एक एक करके निपटाना है। तो पहला ले लीजिए, पहला आपने लिख रखा है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावी होता है। ओके? यस सर। अब देखा जाए कि श्रृंखला समावी होता किसे कहते हैं। यस। और आप आराम से सीखिए, आज केमिस्ट्री है होने जा रही है, आराम से सीखिए। कल आपको टाइम टेबल में मिल जाएगा और जो लोग नोटिस फॉर्म साइन करा रहे होंगे उनको कल ही प्रवेश पत्र भी मिल जाएगा। यस सर। तो आज शनि संडे के बाद ही खत्म हो जाता है। तो अब आप समझ जाइए कि आप परीक्षा की तैयारी में हैं। बस परीक्षा का कल टाइम टेबल में मिल जाएगा। तो ये जो आपका 2-4-5 दिन अभी पढ़ाई चल रही है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये सब एंडिंग का चल रहा है। यस। तो बस उतनी पूरा टेंशन से देखें और समझें। पकड़े। तो श्रृंखला समयोता क्या होती है, हम आपको समझाने के लिए उदाहरण देंगे और उदाहरण ही हमको परिभाषा तक लेके चला जाएगा। यस सर। इसलिए आपको परिभाषा भी याद नहीं करना पड़ेगा। यस सर। आइए देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। और आप इसको देख के समझ जाएंगे कि ये कौन से समूह का है। नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ेगा। कोई एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। पहचान गए? जो पढ़ रहे हैं वही पहचान रहे हैं, बाकी तो ऐसे हाथ हिला रहे हैं, तो उनकी अपनी समस्या है। तो मान लो कि 10 2 12 यानी CnH2 यानी एल्केन ग्रुप का। यस सर। ये देखो बेटा बहुत तेज नहीं, हमें पता है कौन पढ़ रहा है, बस उतना ही बोलो। अब ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे देखो हम कितने कंपाउंड तुम्हारे सामने बना रहे हैं। यस सर। और सब तुम पहचानोगे। देखो 5 कार्बन की है, तो अगर मैं सीधी चेन में जाऊं तो पहले कार्बन चेन बनाता है। यस सर। पकड़ रहे हो? यस सर। बोलो। अब अगर मैं अब यानी कि सब हाइड्रोजन से भरे हैं। यस सर। CH3 CH2 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 CH3 इस समय नॉमेनक्लेचर कहीं से भी कर सकते हैं। यानी कि इसका नाम हो गया पेंटेन। कोई आपत्ति? नो सर। देखो सीरीज है। यस सर। अब हम इसमें से किसी एक को जा रहे साइड में डालने। यस। चलो, तो अब हमने इसमें से किसी एक को निकाल लिया और ले गए साइड में। देख लो 1 2 3 4। अब तुम बताओ ये CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 कोई आपत्ति? नो सर। देखो इसका भी अणु सूत्र वही C5 है। यस सर। वही सब जान गए। इसका नाम 2 मेथिल ब्यूटेन। यस सर।
अब आईपीएससी सिखा चुका हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। यस इसलिए कोई ऐसा नहीं होगा जिसको आपत्ति होगी। यस सर। और अब देखो, अब एक और हटाने जा रहा हूँ। यस सर। अब इसको भी ले आ रहा हूँ नीचे। तब बोलो, इसको भी यहाँ से निकाल दिया, ले आ दिया नीचे। अब बोलो CH3 इनको अभी 5 ही कार्बन है। यस सर। 12 हाइड्रोजन। यस सर। अभी वही समूह का कंपाउंड है। यस सर। तुम जानते हो नाम चेंज होती जाएगी। इधर इधर कम से कम 3 ही आते हैं। 1 2 3 बोलो 2 डाइमिथिल प्रोपेन। यस सर। अब बोलो बेटा, जरूर नहीं लगाओगे नहीं, क्योंकि तुम पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे। यस सर। कोई भी अपने लिए पढ़ता है, दुनिया भर के नहीं पढ़ता है। देखो 2 डाइमिथिल प्रोपेन। यस। अब तीनों का मिलाओ देखिए, वो सूत्र है। यस सर। लेकिन क्या कंपाउंड एक ही है? नो सर। क्या भौतिक रासायनिक गुण एक ही होगा? नो सर। तो बोले तीनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए। यस सर। और ये प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म हो गई। लेकिन आज हम आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। यस सर। देखो ये तीनों के तीनों एक ही समूह के सदस्य हैं। यस लेकिन तीनों की चेन एक जैसी नहीं है। देखो स्ट्राइप चेन है, यहाँ साइड चेन है, डबल साइड चेन है। तो बोलो चेन बदला कि नहीं बदला? यस सर। चेन बदलने से ये तीनों चेन आइसोमर हो गए और ये गुण हो गया। इसीलिए कहते हैं परिभाषा हम याद नहीं करेंगे, यहीं से निकालेंगे। यस सर। अब बोलो बन गई परिभाषा। यस। अब देखो कैसे बन गई, क्या बोल रहा हूँ। इस प्रकार की समावयवता एक ही समूह के सदस्यों में होती है और चेन के बदलने के कारण होती है। देख लो, यहाँ स्ट्राइट चेन, यहाँ साइड चेन, यहाँ डबल साइड चेन। चेन बदला है, कंपाउंड नहीं बदला है। वही करो। यस सर। तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाते हैं और ये विशेषता चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। यस सर। ठीक लगा? नो सर। तो ये रहा परिभाषा। अब करो। अब मैं बोलता हूँ, जिसको आ रहा है खड़ा होके बोलिए। इस प्रकार की समावयवता एक ही समूह के सदस्यों में चेन में परिवर्तन होने के कारण होती है। ऐसे कंपाउंड को चेन आइसोमर कहते हैं और इस विशेषता को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। बोलो। Such type of the isomerism are only seen in the same group of the compounds due to changing the chain position. ठीक है? Yes. So they are called the chain isomers of each other, and these properties is called chain isomerism. Sure? Yes sir. इस प्रकार की समावयवता इस प्रकार की समावयवता, ठीक है ना? Yes. एक ही समूह के यौगिकों एक ही समूह के यौगिकों में चेन परिवर्तन के कारण होती है। चेन परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है? ऐसे यौगिक एक दूसरे के चेन आइसोमर कहते जाते हैं।
चेन आइसोमर कहते हैं। और यह विशेषता चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। या फिर आपके सामने है, एक आप देख रहे हैं पेंटेन, दूसरा है 2-मेथिल ब्यूटेन, तीसरा है 2,2-डाइमेथिल पेंटेन, प्रोपेन, और ये तीनों चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। परीक्षा में इसी तरह आपको कंपाउंड बना के देगा, कहेगा कौन सा आइसोमेरिज्म है, या आएगा कि फला आइसोमेरिज्म से क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाओ। तो अगर ये पूछ लिया तो परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए। यस सर। या ऐसे उदाहरण लिखा हुआ है तो ये पहचानो कौन सी है, कैसे पहचान। यस सर। आप कोई प्रॉब्लम? हाँ, आपके सामने एग्जाम भी बेटा नोट करो। Such type of the isomerism can be seen only in the same group of the compound. In the same group of the compounds. And this isomerism can be occurred due to change of the chain. Due to change of the chain. Yes sir. They are called chain isomers. They are called chain isomers. Why these properties? Is called chain isomerism. ये रहा। अब आइए दूसरा देखते हैं। कोई डाउट बेटा? नो सर। चकाचक। अब आइए दूसरा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यस सर। हिंदी में बोलिए स्थान समापी। यस, इसका मैं डेफिनेशन निकालेंगे सर, लेकिन एक आपको अवेयरनेस करा दे रहा हूँ। जो बच्चे कायदे से नहीं समझते वो पोजीशन को चेन आइसोमेरिज्म लिख के चले आते हैं और चेन आइसोमेरिज्म को पोजीशन। तो आप पहले ही खोपड़ी में लिए रखिए, चेन का मतलब चेन बदलनी चाहिए। पोजीशन का मतलब स्थान बदलेगा, चेन नहीं बदलेगा। आ गया बात? चेन नहीं बदलेगा। तो आओ इसका भी एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। देखो ये ले लिया, कोई एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H9Cl, यानी कि ये आप पहचाने क्या होंगे, एल्किल हाइड्रोजन। हमने 16 समूह पहचान पढ़ा नहीं बोला था, जो ये एबीसीडी आ गया वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं आया वो बैठेगा, इस साल में बैठेगा, परसों में बैठेगा। यस सर। यानी 35 नंबर ऊपर साफ रहेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H9Cl। यस सर। ठीक है? यस सर। ये एल्किल हैलाइड कंपाउंड है, आराम से पहचान रहे हैं। यस सर। अब जरा देखो इसमें क्या होने जा रहा है, बताओ। ये कंपाउंड 4 कार्बन की बनी हुई है। यस सर। 2 3 4। जानी रहे हो, पहले तो कार्बन अपना चेन बनाएगा। यस सर। पहले और अंतिम में 3 संयोजन रहेगा। यस सर। बीच में 2। अब हमको लेना है Cl। अब देखो, अब हमने Cl किसी नंबर पे डाल दिया। यस सर। बाकी देख लो, हाइड्रोजन हो चुका है। यस सर। 3 2 5 2 7 2 9। तब बताओ बेटा, ये बन गया CH3 CH2 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 Cl। बोलो आई के इसी में नंबरिंग करोगे इस साइड से। यस सर। तो 1 2 2 3 4। बोलो एक नंबर पर क्लोरो है। यस सर। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन।
कोई आपका Yes, sir. चार कार्बन को गिफ्ट Yes, sir. क्या होगा, दिक्कत है? अब हम देखो चेन देख सकते हैं, तुम सब बच्चे देखो चेन कार्बन की देखनी है। Yes, sir. ये तो इसका कंबाइनिंग एटम है। Yes, sir. अब हमने इसमें क्या किया, यहाँ का हाइड्रोजन हटाया और यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। यहाँ क्लोरीन। अब बोलो ये CH3 CH2 CHCl CH3। Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. CH3 CH2 CHCl CH3। देखो कार्बन की चेन अभी भी सीधी की सीधी वही चल रही है। Yes, sir. अब क्लोरीन का नंबर 1 से अब नंबर 2 पे आ गया। Yes, sir. अब समझ में आया? Yes, sir. जहाँ तक चेन नहीं बदलेगा। Yes, sir. स्थान बदलेगा। अगर मैं ये कार्बन उठा के यहाँ लाया होता तो चेन Yes, sir. Yes, sir. तो चार कार्बन लाए नहीं। Yes, sir. अब इसका नाम हो गया 1 2 3 4 यानी कि 2 क्लोरो अभी 4 ही कार्बन है। Yes, sir. जबकि यहाँ देख रहे हो कार्बन बदलते ही नाम बदल गए हैं। Yes, sir. यहाँ पेंटेन में पेंटाप्रोपेन। तो ये उसके लिए भी क्लू है, जिस बच्चे को भ्रम हो जाए तो देख ले कि नमवा चेनवा वाली अब वही है कि वही है, तो वो चेन नहीं बदली है। यानी देख लो नंबर बदल गया है। Yes, sir. 1 से 2 गया है। Yes, sir. तो आप बताओ ये दोनों कौन सा आइसोमर हो गए? Yes, sir. और अभी भी देखो दोनों एक ही परिवार के हैं। Yes, sir. यानी कि अब एक बार फिर से परिभाषा वही बनेगी कि ऐसे 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जो एक ही समूह के हो। Yes, sir. लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप, बोले फंक्शनल ग्रुप, Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप का असल स्थान बदल जाता है। ठीक है? Yes, sir. तो ऐसे को एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर कहते हैं और इस विशेषता को जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन दोनों में चेन वही है। Yes, sir. लेकिन फंक्शनल ग्रुप का स्थान बदल गया है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर। Yes, sir. अब कोई प्रश्न? No, sir. Yes, sir. कर लो बेटा। इस प्रकार के भी समायोग का इस प्रकार की भी समायोग एक ही समूह के कार्बनिक यौगिक होंगे। उसके फंक्शनल उसके कंबाइनिंग समूह या मूलक के स्थान में परिवर्तन के कारण होती है। स्थान में परिवर्तन के कारण ऐसे यौगिक एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहे जाते हैं। और यह विशेषता पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म आगे देखना। ये जाती है डाटा हुआ। अब हम आपको तीसरा लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
कौन ये वाले में? बेटा आपको पता है इसका नाम लिखा है हाइलो एल्केन, तो सफिक्स हर बार में ये नहीं आएगा। और जब आप एल्किन कब देखोगे, जब साइड में जाएगा तब ना लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लिखा गया ना साइड में गया, कोई भरम हो जाए। हाँ चलिए बेटा, यस अब आ जाइए फंक्शनल। देखिए हिंदी में बेटा बोलते हैं क्रियात्मक समावेय। अब इसका भी पहचान ली। अभी तक दोनों आइसोमेरिज्म एक ही समूह के यौगिक में था। अब ये समायोक्ता जो है दो भिन्न समूह के बीच आएगी और वही समूह बदलने के कारण है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, समझ से जल्दी आएगा। हम इसमें एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जिसकी मदद से मैंने आपको समायोक्ता को एक्सप्लेन किया। ये देखिए बोलिए, हमने इसी से आपको शुरू किया। अब जरा देखिएगा, ये रहा दो पैटर्न। पहले तो कार्बन चेन बना लेगा। यस सर। बताइए H यस सर। अब उसने ऑक्सीजन को यहाँ पर बीच में रख दिया। यस सर। बताइए ये हो गया CH3CH3 ईथर हो। यस सर। पहचाना ना? यस सर। दूसरे में मैंने इसको यहाँ लगा दिया। यस याद है ना? यस सर। तो अब ये देखिए हो गया CH3CH2OH। देखिए अल्कोहल ग्रुप। यस अल्कोहल ग्रुप हो गया। लेकिन देखिए दोनों का अणुसूत्र भी वही है। यस सर। और फंक्शनल ग्रुप दोनों के बदल चुके हैं। यस सर। अब ये समूह के सदस्य नहीं रह गए। नो सर। इसका मतलब इसकी परिभाषा उनसे भी आसान हो कि इस प्रकार की समायोक्ता दो भिन्न समूहों के यौगिकों के बीच समूह परिवर्तन होने के कारण होती है। बंध का प्रबंध चेन की समूह समूह परिवर्तन के कारण होती है। तो ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समायोक्ता एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है और यह सब विशेष हाँ, जैसे इसका नाम है मेथिल मेथिल डाइमेथिल ईथर। ये तो वही है शराब जो लोग पीते हैं 9-10 में पढ़े। नाम भी लिख देता हूँ। ये कॉमन नेम लिखा हुआ है, बेसिक नेम नहीं, डाइमेथिल ईथर। अब ये सब जाने गए शराब है यानी सही है। यस सर। अब परिभाषा फिर से सुन लें। इस प्रकार की समायोक्ता दो भिन्न समूह के यौगिकों के बीच समूह परिवर्तन होने के कारण होती है। यस सर। अब समूह बदलते यौगिक का भौतिक रासायनिक गुण बदलने के कारण तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर और इस प्रकार की समानता दो भिन्न समूहों के यौगिकों के मध्य समूह परिवर्तन के कारण होती है। समूह परिवर्तन के यस सर।
ऐसे यौगिक एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहे जाते हैं। फंक्शनल आइसोमर कहे जाते हैं और ये विशेषता फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। अब चलिए उदाहरण आपके सामने। अब आपको मेटामेरिज्म बताते हैं। चौथा मध्यावयवता मध्यावयवता तुम लिख लो। बोलो नो सर। अब देखो मध्यावयवता क्या कहती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और अपनी परिभाषा एक मुद्दे में दे रहा है। मध्य, जैसे इसको तुम अपनी भाषा में जोड़ लो, मध्य माने बीच में, अवयवता माने आया रहना, बीच में जो हमेशा आता है कौन, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप हमेशा बीच में ही बना है, क्लियर हो रहा है? अभी उदाहरण भी दूंगा, बीच में ही बना है, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के मेटामर कहे जाएंगे और उनका विशेषता मेटामेरिज्म कहलाता है। जैसे देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखो CH3 CO CH2 CH2 पहचान गए होंगे कीटोन ग्रुप। देखो इसके पहले भी एल्किल रेडिकल बाद में एल्किल और यही पहचान गए ना। यस सर। दो एल्किल रेडिकल के बीच में CO, ये कीटोन की पहचान। यस सर। अब अगर नामकरण करो तो 1 2 3 4 5 और कीटोन ग्रुप के कंपाउंड का IUPAC में नाम लिखा जाता है एल्केन ग्रुप। अभी मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि ये 12 में पढ़ना है। यहाँ कंपाउंड आ गया तो नाम के लिए बता रहा हूँ। एल्केनोन यानी एल्केन को लिख के नोन प्रत्यय जोड़ना है। तो देख लो दोनों का कार्बन है 5 कार्बन को पेंट तो पहले एल्केन पर लिख के तब वो जोड़ना है। पेंट में ए जोड़ दिया, अब ये बहुत जोड़ दिया, एल्केनोन। तो बोलो किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। अब जरा सा देखना, अब इसको नंबर हम इधर कर देते हैं CH3 CH2 अभी के लिए देखो पहले भी इसके इधर एल्किल रेडिकल था, अभी इसके इधर एल्किल रेडिकल है। देखो बीच में होता नहीं, होता है कि नहीं? मध्य में होता नहीं, यानी मध्यावयवता ट्रिक बोल दो। ध्यान में नहीं लिखना मध्य में होता नहीं, ये तुमको समझने के लिए कह रहा हूं। तो देख लो अभी ये फंक्शनल ग्रुप दो एल्किल रेडिकल के बीच ही है, लेकिन अब इसका नंबर 3 हो चुका है। तो देख लो अब ये हो गया। अब ये दूसरा कंपाउंड उनको दिया ये तीसरा यानी अभी दोनों के भौतिक रासायनिक गुण एक जैसे नहीं है, लेकिन देख लो अणुसूत्र अभी वही का वही है। अभी इसका फंक्शनल ग्रुप दो एल्किल रेडिकल के बीच में आता, ये दोनों गुण में दूसरे के मेटामर हो गए और ये समायोजक
इसका मतलब कि ये समयोक्ता भी एक ही समूह के यौगिकों में होगी, है ना? खाली यहाँ बदला हुआ है। यस सर। अभी बाकी 4 में से 3 लोग एक ही बिरादरी के आए हैं। यस सर। तो हम कैसे कहेंगे? उस प्रकार के 2 या 2 से अधिक यौगिक जो एक ही समूह के हैं, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप के स्थान बदलने के बावजूद अभी भी उनका स्थान बीच में ही बना रहता है। बीच में ही बना रहता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के यानी मध्यावयवी यौगिक कहे जाते हैं और ये विशेषता जैसे पेंटेनोन 2, पेंटेनोन 3 ये मेटामर। यस सर। अब प्रॉब्लम है? नो सर। इस प्रकार की समयोक्ता भी एक ही समूह में एक ही समूह के यौगिकों के मध्य होती है। इनमें यौगिक का फंक्शनल ग्रुप हमेशा मध्य में ही रहता है। हमेशा मध्य में ही रहता है, लेकिन स्थान बदलता रहता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं। और यह विशेषता मेटामेरिज्म कहलाती है। ठीक है, अब लिख लो तुम भी। Such type of the isomerism is seen in the same group of the compounds. Functional group of the compounds are change their own places but remain always in the center. Remain always in the center. In the middle, center नहीं, in the middle. हो गया बेटा? देख रहे हो ना, मिडिल में ही बना हुआ है, यानी 2 एल्किन रेडिकल के बीच, लेकिन स्थान बदलता है। अगर वो स्थान बदलता और बीच में ना रहता तब पोजीशन हो जाता, जैसा कि पढ़े। लेकिन ये बदलेगा, लेकिन बीच में बदलेगा। तो दे आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक and their properties are called metamerism. Examples आते हैं पेंटेनोन 2, पेंटेनोन 3। अब चलिए बच्चों पे आ रहे हैं ना, अभी पढ़ते ही हम लोग का ये खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चर। जो हम कहते हैं पास टैकोमेरिज्म यानी चला हुआ होता है।
देखो इसका भी थोड़ा मजा लो तो तुमको जैसे इसका मजा लिए ना कि बीच में होता है ना, यस ऐसे ही देखो ये वो अपना मजा दे रहा है तुमको। चला औते है ऐसे का कर रहा है, नहीं कह रहा है? यस चला औते है। हाँ, जैसे मान लो कि रोहित गए आकाश के घर है, तो एक आध रखो बस तू अगवा बड़ा हम होते है ये। यस इसका क्या मतलब है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी दाल पर बैठा हूँ। भाई पढ़े थे यस सर। गिलहरी और कौवा की यस यस तो ये कुछ ऐसा ही है। क्या कहता है तो चल हम आते हैं, इसका मतलब समझे, इसका मतलब अब साइंस में ले आओ। तो हम लोग थोड़ा मजा ले रहे थे। साइंस में क्या है, साइंस में जो अपना रूप बार बार बदले तुम पढ़े होगे कक्षा 9 में, उसे उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। यस सर। और उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। यस सर। यानी ये बता रहा है कि ये इसमें चेंज हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, ये बदल रहा है। इसका मतलब कि ये लोग रिवर्सिबल फॉर्म में होते हैं, कभी एक फॉर्म में टिकते नहीं। इसीलिए इनका नाम है तू चल हम आवत आवत। यदि चला गया होता, ये हमेशा अपना रूप चेंज करते रहते हैं। यस सर। जैसे जैसे आपको बाहर से दिखाओ तो मजा आएगा। देखिए अब ये देखिए क्या कर रहा है, पकड़िए CS3 CH3 COH। कीटो से इनोड फॉर्म में जा रहा है। थोड़ा मैं और इसको आसान करूँ। ये देखिए आप इसको देख के इसी को समझ गए होंगे, तो इसी को नहीं यानी कीटोन फॉर्म है। देखिए दो इंग्रेडिएंट के बीच में CO। ये मैंने जानबूझ के इसी ऐसे लिखा ताकि अपना सवाल सिद्ध कर सके। ये कीटोन ग्रुप का है इसलिए ये इसका कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म, ये फॉर्म लिख रहा हूं, फॉर्म माने रूप। ये देखिए कीटो फॉर्म है, ये कीटो रूप है, हिंदी में लिख देगा और आप इसको देख के समझ गए होंगे। ये तो अभी वही केमोन वाला फॉर्मूला यस सर। जैसे होंगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। प्रो यस सर। मैं पहले एन लगा के ओ लगा यस सर। प्रोपेनॉन। सही है यस सर। इसका IUPAC में नाम है प्रोपेनॉन। ये इस समय कीटो फॉर्म में है। यस सर। और अब देखिए ये फटाक से रूप चेंज करने जा रहा है। यस। देखिए क्या करने जा रहा है, पकड़िए यहाँ डबल बॉन्ड है। यस। और अभी थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ कि डबल बॉन्ड अनसिक्योरिटी का प्रतीक है। 9-10 का याद है तो ठीक ही है, क्योंकि इसकी संयोजकता कार्बन की पूरी नहीं होती, वही वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यस सर। और इसे असंतृप्तता कहते हैं। यस सर। तो ये फटाक से क्या किया, अपना प्रोटॉन इसको रिलीज किया। यस सर। तो यहाँ से प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, समझने हेतु बताओ CH3 को CH2 लिख सकते हैं बेटा, कोई आपत्ति? ये इसने अपना इनको दे दिया। तो ऑक्सीजन के बारे में 6 आया, कार्बन से 2 लेके 8 किया। जब ये दे देगा तो 7 हो जाएगा। 7 एक 8 एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और वो यहाँ से निकला तो इसके साथ चला जाएगा। CH3C बोलो OH। देखिए 6 एक 7 एक 8, अब ये बॉन्ड फ्री हो गया। यहाँ से प्रोटॉन गया है तो ये बॉन्ड खाली, ये बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड। कोई आपत्ति? जिनको बेटा संयोजकता आता है वही बस समझेगा। मैंने क्या बोला था उस दिन जब पढ़ा रहे थे तब भी, ये पीरियोडिक टेबल और कॉम्बिनेशन संयोजकता जिसका एकदम क्लियर है
हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है, उसको केमिस्ट्री में नहीं दिक्कत। तो जो जितना मेहनत किया उतना पाएगा। बोलिए, देखिए यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर किया। यस सर। अब ये देख सकते हैं ये अल्कोहल ग्रुप है ना। यस सर। ये एल्कीन ग्रुप है। यस सर। यानी दो समूह, जैसे परसों वाले लेक्चर में देख रहे थे एल्काइन एल्कीन दोनों में डाल के कंपाउंड। तो ये आपको पता है कि एल्कीन में 3 परतें जोड़ा जाता है। अल्कोहल में R, तीन में R जोड़ दिए तो क्या हो गया? इनॉल। क्या हो गया बेटा? इनॉल। 3 में देखो R जोड़ दिए, 9 पर R का मात्रा आ गया तो अनल हो गया ना। यस। इनॉल। यहाँ देखो कीटो ग्रुप था और इस समय देखो इसमें इनॉल भी पकड़ लिया। यस सर। और इसका क्या है इसी पे देखो तो बोलो फंक्शनल ग्रुप ये है। यस। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3। एक नंबर 2 नंबर पर देख लो हाइड्रोक्सी है। यस सर। जब OH साइड में चला जाता है तो हाइड्रोक्सी बढ़ेगा। यस। सीधे में रहेगा तो अल्कोहल। तो देखो 2 हाइड्रोक्सी हो गया। यस सर। 3 कार्बन को बोलो प्रोपेन और इसमें 3 जोड़ा जाता है प्रोपीन। और एक नंबर पे परसों ही वाला तुम बोल। यस सर। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन 1। तो अब देख लो दोनों कंपाउंड के अणुसूत्र एक ही हैं। यस सर। लेकिन ये हमेशा अपना रूप बदलता जा रहा है। अभी पीएच बदल गया, कीटो से इनॉल हो गया। Yes, sir. पीएच फिर बदल गया, फिर देखो इनॉल से कीटो। इसीलिए कह रहा है उच्चल हम आवत। यानी कि इनका पीएच बदलने के साथ साथ रूप हमेशा बदलता रहता है। यानी ये लोग उत्क्रमणीय होते हैं। यस सर। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को एक दूसरे का टाटोमर कहा जाता है और इस विशेषणता को टाटोमेरिज्म कहा जाता है। अब जैसे दूध से दही बना रहे हो, यस। तो दूध में जैसे ही जोरन डाल दिए पीएच चेंज, यस सर। अब वो दूध से बदल गया दही। यानी वो रूप चेंज कर गया। यस सर। इसी तरह वहां पर पढ़ रहे थे डी ब्लॉक में यस। कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने के कारण कलर बदलता है। ऐसे ही ये बदलता है पीएच बदलने से। ठीक है? यस सर। जैसे पीएच चेंज होगा एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलता रहेगा, कभी स्थिर नहीं है। जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया कीटो फॉर्म यानी प्रोपेनॉन 2, यहाँ देख लो पीएच बदल जाने से या इनोल फॉर्म यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन फिर पीएच बदलेगा फिर बदलेगा। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं टाटोमर और ये विशेषता कहलाती है टाटोमेरिज्म। आगे अब कुछ यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्या परिभाषा होगी सुन लो। इस प्रकार की समायोक्ता उन यौगिकों में होती है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और पीएच बदलने के साथ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में बदलते रहते हैं। ऐसे यौगिक को चलावर्ती यौगिक कहते हैं और ये विशेषता इस प्रकार की समायोक्ता उन यौगिकों में पाई जाती है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। माध्यम का पीएच बदलने का यदि माध्यम का पीएच बदलने पर ये अपना रूप
एक से दूसरे में बदलते रहते हैं। ऐसे योगी एक दूसरे के टचों पर नहीं जाते हैं, और इनकी विशेषता टचों में इज्जत फैलाती करते ही एंजॉय करते हैं, भूल नहीं देना सबको। That is tolerance. अब सही है। Are you gonna be such type of the isomerism is seen in reversible reaction. In which compounds are unstable. Compounds are unstable. Always change their form by changing the pH value from one form to another form. One form to another form. Are you? Yes, sir. They are called tautomer of each other. And their properties are called tautomers. ठीक है। अभी जो चल रहा था ये आपको याद है, ये चल रहा था सर्वनात्मक। यस सर। और आपने कहा था कि ये बंध के प्रबंध बदलने से यस सर। आपने पांचों एग्जाम्पल में देखा खाली बंध ही चेंज हो रही है। यस सर। अब हम लोग आगे त्रिविध समाय होता है। यस सर। पिछले दिन पढ़ा था। यस सर। स्टीरियो जल्दी करिए खत्म होने से पहले। स्टीरियो आइसोमेरिक हिंदी में त्रिविध समावयव। त्रिविध समावयव। ओके यस सर। अब समझो क्या होता है त्रिविध समावयव, क्यों होता है। यस। तो देखो बेटा ये समझौता बंध के प्रबंध से नहीं बदलेगा। ये जो उसके साथ जुड़ा समझौती परमाणु है उसके अभिविन्यास में बदलाव होगा। इसमें आयन उसका कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज होगा। जैसे इधर का बेंच उधर, उधर का बेंच इधर। अभी तक बेंच नहीं बदला जा रहा था, अभी तक कोई बॉन्ड चेंज हो रहा था। समझ रहे हो? अब पूरा अभिविन्यास चेंज हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही पूरी बेंच के बच्चों को कह दिया गया यहाँ आप लोग नहीं बैठेंगे, आप लोग जाइए पीछे, राइट? तो पूरा का पूरा अभिविन्यास बदलेगा। क्लियर हो गया? और उसकी वजह से उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा त्रिविध। ठीक है? यस सर। तो आप मन फंडामेंटल बात समझ में आ गया? यस सर। इस प्रकार की समायोजन अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण होती है, जो निम्न दो प्रकार की है। This kind of the isomerism can be seen
ड्यू टू चेंज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। एंड दे आर दो प्रकार के। पहला ज्यामितीय समायोग, ज्यामितीय समायोग और दूसरा प्रकाशिक समायोग। प्रकाशिक समायोग होता यस सर। अब बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रकाशिक समावयवता, ठीक है? यस सर। तो अब एक पहला लेते हैं ज्यामितीय समायोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस जिसको खांसी आ रहा है बेटा थोड़ा बाहर जाके पानी में पी लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा बेहोश दौड़ लो बाहर जाकर के, थोड़ा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है बिना पूछे धीरे से निकल जाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हर चीज का साइंटिफिकली इलाज करो सही रहो। ज्यामितीय समावयवता देखो क्या होती है, पहले समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और देखते ही तुम लोगों को उससे डेफिनेशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बिना किसी कंपाउंड का नाम लिए हुए फंडामेंटल समझा रहा हूं। अब देखो देखो हमारे पास ये देखो एक कार्बनिक यौगिक है। अब तुम जानते हो कि कार्बन एक से ज्यादा होगा तो पहले चेन बनाएंगे, और इसमें देख सकते हो कार्बन कार्बन दोनों आपस में डबल बॉन्ड बने, तो दो खाली है दो खाली है। अब इसके साथ कोई एक तत्व एक है और एक है, इधर भी वो इसी बंधन में जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ अभिविन्यास बदल गया। अब देखो क्या हुआ, अब अभी देखो यही है, देख रहे हो ना? लेकिन दूसरे वाले का अभिविन्यास देखो पहले वाले का ठीक उल्टा है, देख रहे हो? अब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बोलो वही है या बदल चुका है? अब इस वाले में देखो तो दोनों के दोनों साइड में जुड़ने वाले का अभिविन्यास एक जैसा है। हम इसे बोलेंगे समकोण, अंग्रेजी में कहेंगे सिस फॉर्म, और इसमें देखो विपरीत हो गया तो इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, यानी कि विषम। ठीक है? अब हम कंपाउंड का नाम देके भी बताएंगे, पहले फंडामेंटल समझा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आ गया समझ में, तो देखो इसका परिभाषा निकाल रहा हूं। इस प्रकार की समायोजकता केवल मूल कार्बनिक यौगिक में होती है जो द्विबंध होते हैं, यानी जो डबल बॉन्डेड होते हैं। सुने क्या मैंने कहा? इस प्रकार की समायोजकता केवल ऐसे कार्बनिक यौगिक में होती है जो द्विबंध होते हैं, उनसे जुड़े हुए संयोजी परमाणु के अभिविन्यास में बदलाव होने के कारण यदि उनसे जुड़े हुए संयोजी परमाणु एक जैसे हैं तो यह उनका समूह कहलाता है। और अगर
अभिविन्यास बदल जाता है तो भी सब ऐसे यौगिक एक दूसरे के ज्यामितीय अंशों में रहते हैं और ये विशेषता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। यस अब बोलो कहाँ प्रॉब्लम? नो सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। अब आओ एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H OH देख रहे हैं? यस सर। इधर भी लिख दिया H OH ठीक है? यस सर। अब बोलो उसी हिसाब से चलो देख लो डबल बॉन्डेड है। यस सर। अगला क्या बनना चाहिए? NC डबल बॉन्ड OH HOH। बोलो ये सिस फॉर्म है। यस सर। ये ट्रांसफॉर्म और ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। यस सर। ठीक बात है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो बेटा ये आपका एग्जाम परिभाषा आगे कैसे कर यस सर। इस प्रकार की समावयवता केवल उन कार्बनिक यौगिकों में होती है जो द्विबंध युक्त होती है। द्विबंध युक्त होती है और उनमें कार्बन से जुड़े हुए परमाणुओं के अभिविन्यास में विन्यास में परिवर्तन के कारण होता है। कठिन लग रहा है? सीखने वाले कैसे परिभाषा बनाना? यस पहले यदि कार्बन से जुड़े हुए परमाणु एक जैसे अभिविन्यास में हैं, एक जैसे अभिविन्यास में हैं, तो यह उनका समरूप कहलाता है, यानी शिष्ट फॉर्म कहलाता है। हो गया? यस सर। भिन्न रूप है यानी सम नहीं है, असमान है, तभी तो भिन्न होगा। यदि भिन्न रूप है तो वह ट्रांसफॉर्म यानी विषम रूप कहलाता है। ठीक है? यस ऐसे योगी एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और यह विशेष ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। समावयवता बोल बेटा नो सर। जानने को सामने उदाहरण दे रखा हूँ, उधर भी है, कोई भी डालो जो मन करे, कोई भी डालो, बस समझ आनी चाहिए कि कैसे ये सिस हुआ, कैसे ये ट्रांसफॉर्म।
देखो डबल बॉन्डेड कार्बनिक यौगिक है, उसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन एक जैसा एक बंधन में जुड़ा हुआ है और यहाँ जाके खुद इसलिए वो सिस फॉर्म की ट्रांसफॉर्म। Such type of isomerism is only seen in double bonded organic compounds. The configuration of attached atoms are changed. If their arrangements are the same, if their arrangements their arrangements are the same, कुछ आ रहा है? Are the same, so they are, so such form is called cis form. And if they are very big, so then this is called what? Such compounds are called geometrical isomer of each other, and their properties are called symmetrical isomerism. बोलो आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो सिस और ट्रांस यानी ये तुमको दो फ्लो दिमाग में जा रहा होना चाहिए। अभी तक जितने भी आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया किसी में नहीं कहा गया कार्बन कार्बन में डबल बॉन्डेड में आएगा। यस सर। और यहाँ स्पेशली कहा जा रहा है कि उसी में आएगा। यस सर। इसीलिए इसको भी पहचाना एकदम आसान सही है। यस सर। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समायोजन। प्रकाशिक समायोजन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस सर। अभी समानता को समझ इसलिए लास्ट में रखेंगे क्योंकि ये जो बताने जा रहा हूँ ये आपको 3 जगह 12 में आएगा। यस सर। एक बार फिजिक्स में जब आपको प्रकाश का ध्रुवण पढ़ाया जाएगा, यस सर। और यहाँ आप समझेंगे तभी वो आएगा। दूसरा, जब 12 में आप आओगे तो 12 में पहला चैप्टर आपका शुरू होगा एल्किन हैलाइड से। बोला गया था कि 13-12 में पढ़ना। यस सर। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव किया कि 11 में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एक तो 9-10 भी नहीं पढ़े रहते, और दूसरा 11 में भी वो एल्काइन पढ़े रहते हैं, बट उनकी लापरवाही, मतलब मैं ज़्यादातर जो देखा हूँ वो बता रहा हूँ, और उनको उसका ज्ञान 12 में आने के बाद जब ये चैप्टर आता है, क्योंकि 12 में जब आओगे तो पहला चैप्टर चालू होगा सोल्यूशन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आएगा फिजिकल केमिस्ट्री, और तब दूसरा का जो किताब है उसमें 2 वॉल्यूम है। पहला में इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिला करके 35 नंबर है, और दूसरा वॉल्यूम टोटल 35 नंबर
ऑर्गेनिक है, जैसा कि मैंने पढ़ाया कभी कहा था ना Yes, कि जो इसको नियमित नहीं पढ़ेगा या प्रेजेंट होके पूरा A to Z नहीं पढ़ेगा, उसका 12 में पूरा 35 नंबर साफ हो जाएगा, मतलब उसको आना ही नहीं हो 35 नंबर। इसीलिए 12 में अगर कोई बच्चा साइंस में फेल होता है तो उसके फेल होने का और कोई कारण नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक होना है, और वो फिजिक्स में भी पास रहेगा, केमिस्ट्री में फेल रहेगा, और कोई कारण नहीं। उसके दो वजह है, एक वो 9-10 हवाई छाप आया था, मतलब भगवान भरोसे या नंबर कहीं से ला गया, उसको मिल गया, पास हो गया, और दूसरा 11 में भी उसने उसी गुण को बनाए रखा। तो ये दो रीजन है। तो इसीलिए इस साल मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं एल्किल हैलाइड के आने के पहले, मतलब जब एल्किल हैलाइड का चैप्टर शुरू करूंगा तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों पढ़ा के तब शुरू करूंगा। दिमाग काम कर रहा है, ताकि उसको क्रम में सही रहे। क्रम का मतलब उसको एल्किल हैलाइड पहुंचने में दिक्कत ना। हालांकि ये जो पढ़ाऊंगा ये तीनों बारे में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा, वो आएगा तो एल्किल हैलाइड से ही आएगा। ऐसा मैंने इस साल निर्णय लिया है कि ऐसा करूंगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आप ही समझ गए कि ये तो मदद की जाएगी, लेकिन अगर वो अल्फाबेट नहीं पढ़ा है, यानी जिस दिन चेन बनाना सिखा रहे हैं तो वही दिन से गायब है, अब वो कब पढ़ पाए, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए कोई, मैं जैसा पहले भी कहता रहता हूँ, अगर कोई कमजोर है तो वो इसलिए कमजोर है क्योंकि वो चाहता ही है कि मैं ऐसा ही रहूँ, मैं आगे न बढ़ूँ, इसीलिए वो उन सारे नियमों को नहीं मानता, और जब फेल हो जाएगा तो फिर वो अपना तब उसका बुद्धि फिर बहुत बढ़िया से काम करता है, क्योंकि वो जान जाता है कि आगे अगर पढ़ना है तो फिर से तो पास होना ही पड़ेगा। तो ऐसे ज़्यादातर आजकल के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इसमें कोई कष्ट नहीं है, हमें जितना हमारे से हो सकता है हम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत अपने हाथ में है। दैट इज क्लियर। आपको स्कूल नहीं आ रहा है, गायब है, तो वो मेरे घर से हम जोड़ पकड़ जाएंगे, जो मेरे घर में है मेरे घर में वही करेंगे। तो बेटा ये आपको 3 जगह होगा, तो जब एल्किल हैलाइड शुरू होगी तो याद रखना, यहाँ तो कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, वहाँ पूरा समूह के साथ पढ़ना है। यानी कि अगर तुमको 16 समूह पूरा फर्स्ट क्लास सही चल रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, बस जान जाओ वहाँ आने वाला है, और उसी में इस पर क्वेश्चन है। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी तो कुल इसी से करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा अभी ज्योमेट्री पढ़ा के तब बताता हूँ। तो चलिए पहले इसकी ABCD समझिए। इसीलिए कई ऐसे चैप्टर रहे हैं जब आपको 12 के साथ भी बैठा के पढ़ाया, क्योंकि पढ़ने वाले को दिक्कत है। आइए मेरा मेंट करिए। देखिए प्रकाशिक समय होता की परिभाषा वगैरह सब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जो बच्चे पहली बार कंसंट्रेट हो रहे हैं, बस केवल थोड़े थोड़े टर्म समझने हैं। जैसे आप जानते हो, पढ़ चुके हो कि हमारी पृथ्वी पर प्रकाश का जो एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। और जब देखो कि सूर्य को नक्शा भी बनाया जाए तो देखना सूर्य या बल्ब है तुम्हारे घर, या कोई भी प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि अभी हाल ही में दिन बताए थे कि तुम्हारे पास कौन कौन ऊर्जा सूर्य से आती है, और केवल एक एनर्जी को बताया थे जो सूर्य से नहीं आती है। तो देखना जब इस सूर्य का चेहरा देखोगे या कहीं चित्र में सूर्य बना हुआ देखोगे तो देखना उससे प्रकाश एक दिशा में ना निकल के हर दिशा में निकलता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे प्रकाश को हम लोग कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, नॉन पोलर लाइट, नॉन पोलर लाइट। और ध्रुवित प्रकाश, सुने क्या कहेंगे? अध्रुवित प्रकाश, यानी जब प्रकाश
सभी दिशाओं में स्रोत से निकलकर फैलता है, तो ऐसे प्रकाश को हम नॉन पोलर लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं तुम लोग को प्रिज्म का प्रैक्टिकल करा रहा था, तो अगर इस प्रकाश को तुम लोग किससे गुजार दो? प्रिज्म से। क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल के उनके दिमाग में तुरंत ये चीज बनते ही समझ में आ गया होगा, ये प्रिज्म बनाया जा रहा है। तो जैसे तुम प्रिज्म से गुजार दिए थे, तो देखे थे वो प्रिज्म से उस तार केवल एक दिशा में। तो अब जैसे ये प्रकाश इससे गुजरेगा, गुजरते ही अब यह इस प्रकाश को अपने कंपन तल के लंबवत एक दिशा में, देखो लंबवत 90 डिग्री है, मोड़ देगा। तो जब प्रकाश केवल एक दिशा में जाए, तो अब उस प्रकाश को कहते हैं पोलराइज्ड, यानी उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये निकल ये प्रिज्म से गुजरते हैं, तो प्रिज्म उसको वन साइडेड कर देता है। और अब तुम्हें अगर पिछले दिनों तरंग का परिभाषा में पढ़ा हुआ याद आ गया, तो जिसके भी कंपन की दिशा तरंग के संचरण के लंबवत वो लोग उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी ये ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सा वेव्स? देख लो, तुममें से मैं यहाँ से देख भी रहा हूँ, देख लो तनिके में अभी तनी से 12 का शुरुआत की तो साउंड आ गया। पूरी गई मैंने पढ़ाते हुए कहा था, बेटा ये सब सिस्टम जो सीख लेगा वही 12 में फिजिक्स जाएगा। देखो पढ़ाई कहाँ पे यूज कहाँ। तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि जो तुम्हारी ध्रुवित प्रकाश है वो वास्तव में देखा जाए अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। और ये है पोलराइज्ड लाइट। यस सर। इसीलिए बेटा फिजिक्स या साइंस का कोई भी विषय हो इंटर में, अगर रेगुलर वो नहीं है, वही उसका माइनस पॉइंट है, वहीं से वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तब बैठ के सुन रहा होगा और फिर भेजा में कुछ नहीं जा रहा। और तुम भी जानते हो कि सब चीज एक ही नहीं पढ़ाया जाता। कौन सा टॉपिक किस दिन डिस्कस किया गया, पढ़ा है, ठीक है। तो ये बेटा कौन सा प्रकाश हो गया? ध्रुवित प्रकाश। अब बोलो इस प्रकाश ने सब दिशाओं में से घुमा के एक दिशा में मोड़ दिया। तो इसे कहते हैं प्रकाश की ध्रुवणता। प्रकाश की ध्रुवणता। और जितना घुमा दिया ये कहलाएगा ध्रुवण कोण। क्या कहलाएगा? ध्रुवण। यही सब टर्म्सवा चाहिए 12 में पढ़ने से। अब वहाँ बोलेंगे इतना ध्रुवण कोण है, इतना ध्रुवण गुणवत्ता कर दिया, ये बाएं ओर घुमा दिया, दाएं ओर घुमा दिया। तो जो ये सीखा जाएगा तभी तो हो सकता है। तो फिर से सुनिए, ध्रुवित क्या है? ध्रुवित क्या समझ गए? किसी भी स्रोत से प्रकाश जब सभी दिशाओं में निकल के जाता है, तो इस प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और अगर इस अध्रुवित प्रकाश को किसी ऐसे पदार्थ से गुजारा जाए जो इस प्रकाश को केवल एक दिशा में घुमा दे, तो उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जिसने इसको घुमाया उसे प्रकाश का ध्रुवक कहते हैं। उसे प्रकाश का ध्रुवक कहते हैं। ध्रुवक यानी पोलराइजर। सब समझ में आ रहा है? उसे ध्रुवक कहते हैं। राइट है? और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ये सब टर्म सुनते जा रहे हो ना? यस सर। क्योंकि ये सब हम यहाँ लिखाएंगे नहीं, हमें तो प्रकाश ही सुनाता है। यस सर। हम इसकी एबीसीडी सुनाते हैं। यस सर। कहाँ देख रहे हो विकास? उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी कौन ध्रुवक है, कौन ध्रुवक है, समझ में आया? यस सर। वह पदार्थ जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देगा, वह था प्रकाश का ध्रुवक। और इस बदलने की क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। श्योर हो गया? और इधर अब वो जब प्रकाश को घुमाता है, ठीक है, ये जो घटना है ये ध्रुवणता कहलाती है। और जितना कोण घुमाता है, अगर घुमाने की दिशा बाएं से दाएं ओर है,
तो ये इसका डी फॉर्म कहलाएगा। यस सर। अभी वहाँ सिस सम और विषम फॉर्म चलेगा। यस सर। सिस और ट्रांसफॉर्म, यहाँ क्या चलेगा? डी फॉर्म। कब? जब बाएं से दाएं और उल्टा जब वो दाएं से बाएं, तो ये कहलाएगा एल फॉर्म। हाँ, ये है डेक्स्ट्रो फॉर्म, ये है लियो लियो फॉर्म। फॉर्म। साथ डी फॉर्म एल फॉर्म। और किसी किसी में वो बाएं दाएं एक साथ घुमाएगा, तो वो हो जाएगा डीएल फॉर्म। यस डीएल फॉर्म। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अब आगे तो चलो देख लेते हैं। अब आज तुम लोग ये भी जान जाओगे मार्केट में, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, तो देखना मार्केट में ग्लूकोज खरीदने जाओगे तो बिकता है ग्लूकान सी, ग्लूकान डी। तो ग्लूकान सी और ग्लूकान डी में कोई अंतर नहीं है, उनका भौतिक रासायनिक गुण सब एक ही जैसा है, और ध्रुवित प्रकाश के प्रति उसका व्यवहार भिन्न भिन्न है। यस सर। जैसे तुमने टीवी प्रचार में देखना, पचरवा बहुत कुछ कह देता है। वो एक बच्चा है ना उसमें, Yes. उसका पिता भी अभी आता है जॉब पर से, यस और बच्चा चाहता है उसके साथ फुटबॉल खेलना। Yes, yes. तो वो आता है तो अपने पिता को देता, तो पिता अपना टाई ढीला करके एकदम एनर्जी लेस होकर फ्लैट पर जाता है। यस सर। तो वो बच्चा और उसकी मम्मी ग्लूकान सी घोल के लिया के पिला देती है। Yes. बच्चा में देखिएगा तो पीते ही एनर्जी आ जाती है, तो प्रचार आता है पीते ही जान डाल दे ग्लूकान सी। यस सर। विशाल देखें लाए तो बात समझिए। तो ग्लूकान सी, अब अगर ग्लूकान डी पी लोगे तो मर जाओ। वो तो ठीक है। अच्छा, तो वो क्यों हो कि गर्मी के दिन में वो अपने को साबित करता मेरा प्रोडक्ट बहुत है। लेकिन दरअसल इसमें क्या चक्कर है? प्रकाश के प्रति व्यवहार है। यस सर। ठीक है। यस सर। आओ बेटा, एक कभी से खड़ी बैठी है शांत, इसलिए इनको उठा रहा हूँ। आओ तो अब तुम सब बच्चे ये कल्पना करो कि अब तुम सब बच्चे ये कल्पना करो कि यहाँ पर अंशिका खड़ी नहीं है, तुम सब खड़े हो। यस और मैं इनके लिए दर्पण हूँ। ठीक है। यस सर। अब इनका चेहरा मेरे में दिखना है, तो मेरे में कैसा दिखेगा? कल्पना करो मेरा फेस, इनका फेस है, यस और तब देखना ये उठाएंगे दाहिना, उठाइए दाहिना, मैं कौन उठाऊंगा? यस सर। ऐसा रोज देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। अब इनका पॉकेट बाएं साइड में है और इनका वाला पॉकेट मेरे में दिखेगा दाएं साइड। ऐसा दिखे हो? यस सर। ये रोज ध्रुवित प्रकाश का ही तो उदाहरण है। यस सर। यानी इनका बायां घूम गया दाएं और मेरा दायां घूम गया बाएं में। तो देखो प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग है। Yes, sir. और इन्हीं का फोटो इस शीशा में दिख रहा है। Yes, sir. ये क्या अंशिका ही है कि अर्पिता है? अंशिका ही। अंशिका ही है। Yes. तो जैसी ये वही ये है। Yes, sir. यानी इनके भौतिक रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं हुआ है। फिर बदला क्या? प्रकाश के प्रति व्यवहार। कि प्रकाश में मिरर इमेज दिखा रहा है कि इनका लेफ्ट इसमें राइट दिख रहा है और इसका राइट इसमें लेफ्ट दिख रहा है। यानी ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार। अतः ये और ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। यस सर। और ये गुण तो जय गुलकांती वहाँ बैठे, गुलकांती यहाँ है। आगे आवाज समझ में? यस। अब इस उदाहरण से हमें अभी दिखाऊंगा कंपाउंड में। अब इस उदाहरण से हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आई? ये निकल के आई कि ऐसे दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान है, जैसा ये वैसे में, यस सर। लेकिन ध्रुवित प्रकाश के प्रति, ये रहा ध्रुवित प्रकाश यस सर। के प्रति उसका व्यवहार भिन्न, तो वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं और यह विशेषता यस सर। अब लिखो तो हम दिखाते हैं, देख लो। ऐसे दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक
दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण आपस में समान हो। देखा, जबकि अभी इसके पहले की सारी विशेषता में भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग रहा है, राइट है कि नहीं? भौतिक तथा रासायनिक गुण आपस में समान हो गया, परंतु ध्रुवित प्रकाश के प्रति ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग, ठीक है ना, भिन्न भिन्न हो, तो वे एक दूसरे के दूसरे के प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहे जाते हैं। प्रकाशिक समावयवी और उनकी यह विशेषता क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयव होता है। अब तुम लोग उसको पढ़ो, तभी उनको भी लिखा दे, तब ये होता है सच ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स which physical and chemical properties are similar but they show ऐसे so मन प्रदर्शित कर, but they show the variable behavior ये सब कहीं against the polarized light, against the polarized light, समझ गए ना? पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश, जिसमें प्रकाश केवल एक दिशा में जाएगा, सही है ना? जैसे हम अभी दर्पण के सामने रोज खड़े होते हैं तो प्रकाश उसमें चारों ओर नहीं जाता, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी सीधे आंख में आके पड़ता है, तब हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। जैसे वो दिलवानी बता रहे थे कि अगर आपको अंधेरे में अपना चेहरा देखना है तो आपको मोबाइल की लाइट कहाँ जलानी? चेहरा पर, चेहरे पर, शीशा में नहीं। यस याद है कि नहीं? यस। तो लेकिन ध्रुवित प्रकाश वही है, यानी दे शो द behavior, the variable behavior against the polarized light. So they are called optical isomer of each other. जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको आप उस तरह समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना है, डाउट है? और जब आपका चेहरा शीशा इस प्रकाश में खड़ा है, अब ये नाम पूरा लाइट में खड़ा है, शीशा में जो दिखाई दिया वो कौन सा प्रकाश आया है? पोलराइज्ड। तभी तो व्यवहार दे रहे हैं। अभी वो हमारे सामने खड़ी थी, उठा रही थी राइट, हम उठा रहे थे लेफ्ट। ये बात था राइट, इसमें दिख रहा है लेफ्ट। ये रोज होता है। यस ये बार बनी हुई चोटी है, उसमें बना रहा होगा दूसरी, सही है कि नहीं? So they are called optical isomers of each other and properties are called। अंजलि नीचे देख रहे हैं कि हम तो इसी सामने देख रहे हैं, रोज ही देखते हैं ना, तो वही बात। क्या लिखे हैं?
ओके आर्टिकुलेशन। अब हम यहाँ पर वो बात बता दें डी और एल फॉर्म के बारे में। यस यदि ध्रुवित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश में अभी भी हमने ध्रुवण गुणवत्ता बताई है। यस सर तो ध्रुवण का गुणवत्ता बाएं से बाएं से दाईं ओर है। इसीलिए तो मैंने पहले ये समझाया बाएं से दाईं ओर। तो यह उसका डी फॉर्म कहलाता है। यह उसका स्मॉल डी लिखना है, देखो ये लिखे हुए डी फॉर्म कहलाता है। हाँ और अगर काम होगा और यदि दाएं से बाएं की ओर घूमता है दाएं से तब तो एल फॉर्म एल। और यदि दोनों एक साथ होता है ना जी तो डी एल फॉर्म। इफ हो गया if the divergence happens from left to right then this is called D form. And if it reverses so then L form. Okay? And if both happen समझ गए तो then this is called DL form. D dash L. D और L का पूरा नाम दिमाग में आ गया? Yes sir. Dextrolio. D and L. अब आओ भाई जिसके बारे में इतना सुने अब उसको देखने को लो। यस सर आओ देखो ये मैं टार्टरी एसिड ले रहा हूँ CS3 C और पहले सरल ये ले लेता हूँ CHOH CH3OOH ठीक है। थोड़ा बड़ा करूँ तो देखने में भी तुमको मजा आएगा। ठीक है यस टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है कार्बन। यस और अब इसका मिरर इमेज लगा है सबका दर्पण। यस सर यस सर मिरर अब तो बोलो ये वही सीन है यस तो समझ रहे हो कि क्या होने वाला है। बोलो अब ये यहाँ से HO दिखाएगा। यस सर सही है यस सर ये इधर दिखाएगा। यस सर ये S3C दिखाएगा। SOC अब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ लेफ्ट से राइट और इधर देखो राइट से लेफ्ट सही है यस सर तो ये हो गया D फॉर्म अल्फा यस नो सर तो देख लो ये जो पदार्थ है वही ये भी है। यस सर और रासायनिक गुण भी सेम है लेकिन ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग है यहाँ राइट से लेफ्ट है लेफ्ट से राइट है ये D फॉर्म हो गया अल्फा अब ये समाय होता है
ठीक है। यस तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, और आइसोमेरिज्म पर हमेशा कंपटीशन में कम से कम 4 नंबर के सवाल आते हैं। यूपी बोर्ड में तो आपको 12 में भी इस पे सवाल है। अभी शल का पेपर होगा, किसी भैया का देखिएगा, उसमें आपको मिला होगा कि कौन सी आइसोमेरिज्म है। जानते कैसे है? यस सर। आपको पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक भी दे रखा हूँ, परिभाषा भी याद करने का सिस्टम भी है। अब हम आपको जा रहे हैं अगले में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बताने के लिए। विषय 9-10 का है हाइड्रोकार्बन। चलिए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हिंदी में कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक। अभी हमने पिछले दिन कार्बनिक यौगिक की परिभाषा दी है, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना। यस सर। एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू कंपाउंड। लेकिन बताओ आपको कौन सा यौगिक चाहिए? हाइड्रोकार्बन यौगिक। यानी एक का तो कार्बन रहे, एक का हाइड्रोजन है। यस सर। अभी जब ऑर्गेनिक कह रहे थे तो उसमें हम लोग कह रहे थे कि कार्बन से बनी है। यस सर। यानी उसमें एक फिक्स है कार्बन। यस सर। लेकिन यहाँ तो सबको फिक्स है। पहले इसी का सुनो, अब हमको सुनो। यस यस। तो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यस सर। अब ये नोट कर लोगे आप? यस।